नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है शिवा हिंदी ग्रामर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम संज्ञा का एक भेद कवर करने वाले हैं जिसका नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पिछली वीडियो में हमने बेसिक से जाना था संज्ञा किस किस से मिलकर बना है। पहले शब्द, फिर वाक्य, फिर पद। पद का ही एक रूप है संज्ञा, और संज्ञा का पहला भेद पढ़ रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बहुत ही विस्तार से जानेंगे और बहुत ही सिंपल भाषा में जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध होता है। ये शब्द किसी एक विशेष चीज की ओर संकेत करते हैं, न कि पूरी जाति या वर्ग की ओर। कहने का तात्पर्य है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की ओर संकेत करेगा। यदि संकेत करता है तो वहां निश्चित रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, अर्थात और भी आसान भाषा में समझें तो जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दिन, महीने या दिशा का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल एक वचन में बात की जाएगी, अर्थात एक ही व्यक्ति, स्थान, वस्तु, दिशा, महीने के विषय में बताया जाएगा। ठीक है, अब आगे उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले व्यक्तियों का उदाहरण लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, जब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में बात की जाएगी व्यक्ति की, तो एक विशेष व्यक्ति की बात की जाएगी, न कि उसकी जाति के बारे में। ठीक है, और एक वचन में बात की जाएगी। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का देखेंगे एग्जाम्पल, राम। राम हमारे एक विशेष व्यक्ति हैं, पुरुषोत्तम राम जी, तो उनके विषय में बताया गया है। अगला है श्याम, जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन। ये चारों ही एक विशेष व्यक्ति के विषय में दर्शाते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे स्थानों, शहरों एवं देशों के नाम। ठीक, तो स्थान का ही भी मतलब एक विशेष स्थान से ही है। ठीक, पहला देखेंगे दिल्ली। दिल्ली हमारी भारत देश की राजधानी है, इसलिए वह एक विशेष स्थान है। अगला देखेंगे जयपुर। जयपुर राजस्थान में है। भारत, हमारा भारतवर्ष देश, रूस, जापान। ठीक, अगला नदियों, पर्वत, समुद्रों के नाम। नदी एक विशेष, हमारी गंगा जी हैं। गंगा एक विशेष नदी का नाम है, न कि नदी, पूरी नदी। यदि यहाँ गंगा की जगह नदी होता तो यह जातिवाचक में आ जाता, किंतु यहाँ गंगा का नाम स्पेशल एक नदी है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। यमुना, हिमालय। अब यहाँ पर्वत की बात आ गई, हिमालय हमारा एक पर्वत है। ठीक, अगला प्रशांत महासागर। अगला एग्जाम्पल देखेंगे इमारतों, स्मारकों के नाम। बड़ी बड़ी इमारतों एवं स्मारकों के नाम हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, हवा महल हो गया। ये एक स्पेशल इमारकों के नाम होते हैं, स्मारकों के, तो इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा गया है। आगे उदाहरण देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही। अगला पांचवा उदाहरण है दिन एवं महीनों के नाम। ठीक है, जितने भी दिन और महीनों के नाम होंगे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, जितने भी 7 सप्ताह के नाम हैं सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। एवं जितने भी महीनों के नाम हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि 12 महीनों के नाम सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला है त्योहारों के नाम। भारत में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन, भाई दूज इत्यादि, ये सारे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगला नोट है, ये बहुत ही
इम्पोर्टेंट नोट है, पैसों वाला ना है लेकिन इम्पोर्टेंट है। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है, ठीक है, यानी कि अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक ही वचन में प्रयुक्त होगी, ठीक है, बहुवचन या समूह में प्रयुक्त न होगी, एक वचन में ही प्रयुक्त हो जाएगी। साथियों, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का द्वितीय भाग, जातिवाचक संज्ञा। पहला हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखी थी, इसमें देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा यानी जाति का नाम से ही हमें ज्ञात हो जाता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान की जाति का बोध कराया जा रहा है, ठीक है। तो हम परिभाषा देखेंगे। जातिवाचक संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी एक प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तु एवं स्थानों का बोध होता है। यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम नहीं बताते, बल्कि उसकी संपूर्ण जाति या वर्ग को दर्शाते हैं। इससे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, खाली एक ही विशेष व्यक्ति की, स्थान, वस्तु की पहचान बताते थे शब्द। इसमें क्या होगा, ये एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पहचान न बताकर उनकी सभी जातियों का बोध कराएंगे, ठीक। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। पहले प्राणी का ले लेते हैं, यानी कि जितने भी सजीव प्राणी होंगे जो सांस लेते हैं, ठीक, वह सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। एग्जाम्पल से देखेंगे, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, गाय, पक्षी एवं जानवर। अब आदमी की जाति को दर्शाया गया है, न कि केवल एक नाम को। यदि आदमी की जगह राम कर देते तो एक विशेष व्यक्ति की विषय में बताया जाता, किंतु यहाँ आदमी एक न होकर उसकी पूरी जाति का बोध कराया गया है। दूसरा देखेंगे, औरत भी सेम है। यदि औरत की जगह सीता हो जाती, गीता, मोना इत्यादि हो जाते तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते। लड़का, लड़की, गाय। अब गाय का जो एग्जाम्पल है, गाय की पूरी जाति का बोध कराया गया है इसमें। जैसे कि बहुत सी गाय साहीवाल होती हैं, देसी गाय होती हैं, ठीक, तो उनकी सभी गायों का जाति का बोध कराया गया है। पक्षी, सारे पक्षी इसमें आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा में। पक्षी जैसे मोर, चिड़िया, कौवा इत्यादि। जानवर, सभी जानवर जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। शेर, बकरी, हिरन इत्यादि। जितने भी सजीव जानवर, पक्षी एवं आदमी, औरत हैं, जितने भी हैं, ये सारे ही प्राणी में जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। दूसरा देखेंगे, वस्तुएं, किताब, पेन, मोबाइल, कार, बाइक, कुर्सी, मेज। अब इसमें मोबाइल को ले लीजिए। मोबाइल एक ही कंपनी का नहीं होता, काफी सारी कंपनियों के होते हैं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो। तो ये सारे ही मोबाइल जो शब्द है इसमें सभी मोबाइल की जाति का बोध कराता है। अगला देखेंगे, बाइक की भी काफी जाति होती हैं, काफी प्रकार की होती हैं। स्प्लेंडर, शाइन, हीरो होंडा इत्यादि। अब स्थान में देखेंगे, गांव, स्कूल, शहर, बाजार, पहाड़, नदी, बगीचा। इसमें गांव का अगर स्पेशल नाम दिया जाता, जैसे कि मान लीजिए काशीपुर, हमारा काशीपुर, अगर यदि इसमें नाम दिया जाता तो एक यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता। शहर का किसी स्पेशल शहर का नाम दिया जाता, जैसे जयपुर, ये भी व्यक्तिवाचक में जाता। किंतु उसमें ने शहर का नाम न देकर शहर लिख दिया, बाजार, पहाड़, नदी, यह सभी जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। पद,
जितने भी पद एवं व्यवसाय होंगे सारे जातिवाचक में आएंगे। पद का अर्थ है जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्ट्रेट, सैनिक, मंत्री, शिक्षक। शिक्षक जो होते हैं हर एक विषय के अलग होते हैं, हिंदी के अलग, गणित के अलग, अंग्रेजी के अलग। उसी प्रकार डॉक्टर कान का अलग होता है, मस्तिष्क का अलग होता है। सैनिक, सैनिक भी काफी सारे होते हैं, बीएसएफ, एसएसबी, इंडियन आर्मी। अर्थात मंत्री, मंत्री भी शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएगा। अब इसकी पहचान कैसे करें? सबसे आसान तरीकों में देखें पहचान कैसे करें। जातिवाचक संज्ञा की पहचान यह है कि इसके अंतर्गत आने वाले सभी सदस्यों के लिए एक ही नाम का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण से समझें, नदी, यह शब्द कहने पर दुनिया की कोई भी नदी हो सकती है, चाहे वो गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो। ठीक है, इसमें देखेंगे हम बहुत ही आसान भाषा में देखेंगे द्रव्यमानवाचक संज्ञा, उदाहरण सहित एवं मुख्य विशेषताएं और वाक्यों में प्रयोग, सभी तरीके से द्रव्यमानवाचक संज्ञा को बताएंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसी वस्तु का बोध हो जिसे मापा या तोला जा सके लेकिन गिना न जा सके, उसे द्रव्यमानवाचक संज्ञा कहते हैं। यह पदार्थ ठोस, तरल या गैसीय अवस्था में हो सकते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है द्रव्यमानवाचक संज्ञा में जितनी भी गैसीय पदार्थ, ये वस्तुएं हैं जिन्हें मापा एवं तोला जा सके और गिनने योग्य न हो, वह द्रव्यमानवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, उदाहरण से देखेंगे सोना। पहले देखेंगे धातु का उदाहरण देखेंगे। धातु में जितनी भी वस्तुएं आती हैं जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, इनको गिना न जा सकता है लेकिन मापा एवं तोला जा सकता है। ठीक है, अगला देखेंगे तरल पदार्थ। जितने भी ये तरल पदार्थ होते हैं जो केवल मापे जा सकते हैं, उनको द्रव्यमानवाचक संज्ञा में रखा गया है। एग्जाम्पल देखेंगे दूध, दही, घी, जूस एवं शराब। इनको तोला नहीं जा सकता, खाली मापा जा सकता है। आगे देखेंगे खाने पीने की वस्तुएं। खाने पीने की वस्तुएं जिन्हें मापा तोला जा सकता है, अर्थात इसमें मापना किसको कहते हैं? जैसे कि दूध, दूध हमेशा मापा जाता है ना कि तोला जाता है। तोलना जैसे चावल हुआ, गुड़, इनको तोला जाता है ना कि मापा जाता है। ठीक है, तो खाने पीने की वस्तुएं देखें जिन्हें मापा तोला जा सकता है, चावल, दाल, पनीर, शक्कर। ठीक, अगला देखेंगे गैसीय अवस्था। जितनी भी हमारी वायुमंडल में गैसें हैं सारी ही ये द्रव्यमान वाचक संज्ञा में आएंगी, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और भी बहुत सारी गैसें हैं। ये सारी जितनी भी गैसें हैं हमारी द्रव्यमान वाचक संज्ञा में आ जाएंगी। घरों में प्रयोग होने वाली एलपीजी एवं सीएनजी गैस भी द्रव्यमान वाचक संज्ञा में आएंगी। अब द्रव्यमान वाचक संज्ञा की सबसे मुख्य विशेषताएं बताते हैं। देखिए इधर मुख्य विशेषताएं। इन संज्ञाओं का सामान्यतः बहुवचन रूप नहीं होता, ये खाली एक वचन में ही होंगी, इनका बहुवचन रूप नहीं हो सकता। जैसे दूध हुआ, ठीक, दूध का कभी भी दूधो नहीं हो सकता। अब दूध कितना भी हो, 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, 50 लीटर हो, उसको खाली दूध ही बोला जाएगा, एक वचन में प्रयोग किया जाएगा। कभी भी दूध का दूधो नहीं हो सकता। अगला पॉइंट देखेंगे इसका, इन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल इन्हें मापा तोला जा सकता है। ठीक, अब वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे देखेंगे। वाक्य में प्रयोग, सोना बहुत महंगा है। ठीक है, कभी भी इसका
हम बहुवचन बनाएंगे तो सोनो नहीं हो सकता। सोना यदि 10 ग्राम लें, 20 ग्राम लें, 1 किलो, 2 किलो, 50 किलो लें तो सोना सोना ही रहेगा, एक वचन में ही प्रयोग होगा, न कि बहुवचन में। अगला देखेंगे, मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। यदि इसमें एक गिलास, इसमें संख्या बताई गई है 1 गिलास, तो ये द्रव्यमान वाचक में आएगा। यदि गिलास, यदि पानी न होता, इसमें होता मुझे 1 गिलास चाहिए, तो गिलास शब्द जातिवाचक में पहुंच जाता, क्योंकि गिलास की काफी सारी वैरायटी होती हैं, कांच का गिलास, पीतल का गिलास, स्टील का गिलास, एल्यूमिनियम का गिलास, ठीक। तो इसमें मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, पानी जो आ गया द्रव्य आ गया, यानी कि तरल पदार्थ आ गया, इसी कारण से यह द्रव्यमान वाचक संज्ञा में पहुंच गया है, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा, समूह के विषय में जानते हैं बहुत ही विस्तार से। समूह कहते किसे हैं? यदि किसी निश्चित स्थान पर एक से अधिक व्यक्ति, पशु एवं पक्षियों का होना पाया जाता है, उसे समूहवाचक संज्ञा का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब हम इसे बहुत ही आसान परिभाषा के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखेंगे, जहां एक निश्चित दायरे में काफी संख्या में व्यक्तियों, मानव, पशु, पक्षी या वस्तुओं का एकत्र होना पाया जाता है, उसे समूह कहते हैं। और इस समूह को जो नाम दिया जाता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, यानी कि किसी स्थान पर एक से ज्यादा व्यक्ति का होना पाया जाता है, या एक से ज्यादा पशु, जानवर एवं पक्षियों का होना पाया जाता है, वहां निश्चित रूप से समूहवाचक संज्ञा होती है। दोस्तों, अब बहुत ही आसान शब्दों में काफी सारे उदाहरण के साथ हम इसको और अच्छे से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा बाजार, ठीक है। बाजार, मार्केट, जहां हम हरी सब्जी या सामान लेने जाते हैं, वहां एक व्यक्ति को न होकर काफी सारे व्यक्तियों का होना पाया जाता है, ठीक है। तो इसी कारण बाजार शब्द को समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। अगला, घर, घर में एक व्यक्ति न होकर काफी सारे व्यक्तियों का होना पाया जाता है, इसी कारण इसे समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। अगला, परिवार, परिवार को भी समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। मेला, दोस्तों ज्यादातर मेला में जाते हैं तो उसमें काफी सारी भीड़ के रूप में व्यक्तियों का होना पाया जाता है, मेला शब्द को भी समूहवाचक संज्ञा में रख दिया गया है। हाथियों का झुंड, अगला है दोस्तों हाथियों का झुंड। यदि एक हाथी के विषय में बताया जाता तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता, किंतु हाथियों की जाति का बोध कराया जाता तो वह जातिवाचक संज्ञा में आ जाता। लेकिन यहाँ हाथियों का झुंड शब्द को दर्शाया गया है, यानी कि यह समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अगला, दाल, सेना, सेना, दोस्तों हमारे भारत की जितनी भी सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना एवं वायुसेना, तीनों समूहवाचक संज्ञा में आएंगी। अर्थात टीम शब्द जो है, फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, हॉकी टीम, जितनी भी टीम है, सारी टीम शब्द समूहवाचक संज्ञा में आएगा। भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अगला, कक्षा, पढ़ने हेतु कक्षा में काफी सारे बच्चे होते हैं, इसीलिए कक्षा शब्द को समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। अगला, सभा, दल, संग्रह, किसी चीज को सुरक्षित स्थान पर रखने हेतु उनको काफी सारे वस्तुओं से को एक साथ रखने को संग्रह कहा जाता है। अर्थात
जिस जगह पर रखा जाता है उसको संग्रहालय बोला जाता है। संग्रह शब्द समूहवाचक संज्ञा में आएगा। गुच्छा, समिति, टोली, जत्था, मंडल एवं समुदाय। समुदाय शब्द भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। संघ, गिरोह। गिरोह का अर्थ है जैसे कि चोरों का गिरोह। चोर कभी भी एक शब्द में न आएगा, चोरों का पूरा झुंड होता है, गिरोह होता है। गिरोह शब्द समूहवाचक संज्ञा में आएगा। लास्ट है कबीला। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कवर करने वाले हैं। सबसे पहले भाव का अर्थ जानेंगे क्या होता है। यदि कहीं जाते समय हमारे मन में जो दृश्य आता है, उस दृश्य को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसके प्रति भाव उत्पन्न होने के कारण उस भाव को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की अवस्था, दशा एवं वीरता को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा का नाम दिया गया है। इसे बहुत ही आसान भाषा में उदाहरण के तौर पे समझेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे इसकी। जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था या व्यापार आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य है, यदि किसी व्यक्ति की दशा एवं गुण, धर्म, दोष, आकार, अवस्था को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और भी आसान भाषा में ध्यान रखने योग्य बात है, भाववाचक संज्ञा उन्हें कहते हैं जिन्हें हम स्पर्श या छू नहीं सकते किंतु महसूस करते हैं, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आसान शब्दों में भाववाचक संज्ञा को न तो हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, खाली अपने भाव के अंतर मन से खाली महसूस कर सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पे समझेंगे। उदाहरण को हमने 5 भागों में बांटा है। भाग हैं गुण, दोष, यानी कि व्यक्ति का जो गुण होते हैं एवं दोष होते हैं उसके तौर पर। दूसरा दशा, तीसरा भाव के आकार पर, तीसरा क्रिया एवं पांचवा अन्य। ठीक है, तो उदाहरण के उससे देखेंगे। पहला है, यदि व्यक्ति की अच्छाई, बुराई, ईमानदारी। यदि किसी व्यक्ति में कुछ अच्छा काम करता है तो समाज उसको ज्यादातर अच्छाई के नाम से प्रस्तुत करता है, यानी कि कोई अच्छा कार्य करने के कारण जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है दशा। किसी भी व्यक्ति की दशा को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का बुढ़ापा, बचपन, अमीरी, गरीबी, ये सारे ही उदाहरण भाववाचक संज्ञा के हैं। अगला है भाव, यानी कि प्रेम, घृणा, दया, खुशी। हमारे मन में किसी के प्रति जो प्यार एवं प्रेम उत्पन्न होता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। या किसी व्यक्ति को, किसी दृश्य को देखकर हमारे मन में जो घृणा का दृश्य उत्पन्न होता है, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दया करना किसी पे या खुशी का एहसास होना, उसी को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है क्रिया, यानी कि जो हम कार्य करते हैं उसी में भाव उत्पन्न होना, उसका एक भाव उत्पन्न होना ही भाववाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे। पढ़ाई, लिखाई, कमाई, अर्थात अन्य, मिठास, लंबाई, मोटापा, वीरता। यदि कोई
उत्साह का काम करता है, अच्छा काम करता है, तो हमारे मन में एक वीरता का अनुभव होता है। उस अनुभव को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यदि कोई हम खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे खट्टा, खट्टा कोई पदार्थ है, उसको हम छू तो सकते हैं, लेकिन यदि जब हम उसे खाते हैं, जो उसके स्वाद का भाव होता है, उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अगला है लंबाई, मोटापा, वीरता। संज्ञा से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न। संज्ञा से जुड़े कुछ अन्य प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही बच्चे इसमें घबराते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, संज्ञा कौन सा शब्द है? तो बहुत ही आसान भाषा में लिखेंगे, संज्ञा एक विकारी शब्द है। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बहुत ही आसान है, सम प्लस ज्ञा। संज्ञा का संधि विच्छेद सम प्लस ज्ञा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञा का वर्ण विच्छेद क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संज्ञा का वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो संज्ञा का वर्ण विच्छेद देखेंगे, सा आधा सा है, सा में पूरा लिख के हमने हलंत लगा दिया है, प्लस मा, उसके नीचे हलंत, प्लस आ, प्लस जा के नीचे हलंत, प्लस अणा, अणा के नीचे हलंत, प्लस बड़ा आ। ठीक है, तो संज्ञा का वर्ण विच्छेद बहुत ही आसान भाषा में लिख के आएंगे। अगला देखेंगे, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, पहचान। ठीक है, अगला देखेंगे, संज्ञा का क्या लिंग है? यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, संज्ञा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो आंसर में लिखेंगे यह दोनों, संज्ञा स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों है।